3. Everybody is going live now. नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं पल्लवी मेहरा, ग्रुप डायरेक्टर इन्फॉर्मा मार्केट्स इंडिया, आप सभी का इस ई सम्मेलन उत्तर भारत आभूषण एवं रत्न उद्योग समस्याओं से समाधान की ओर मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ उद्योग वक्ता आज इस विषय पे आपको संबोधित करेंगे। मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर योगेश सिंघल, द बुलियन अध्यक्ष, द बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, मिस्टर आनंद सीकरी, अध्यक्ष, पंजाब ज्वेलरी फेडरेशन, मिस्टर कैलाश मित्तल, अध्यक्ष, सराफा ट्रेड एसोसिएशन जयपुर, मिस्टर प्रदीप अग्रवाल, विशेष महासचिव, लखनऊ सराफा एसोसिएशन, मंडल एसोसिएशन देहरादून उत्तराखंड, और मेरे कुलीग मुरारी मोहन झा, संपादक हमारी B2B मैगजीन के और हमारे आज के मध्यार्थ। मुरारी जी, ओवर टू यू। धन्यवाद पल्लवी। सभी स्पीकर्स का स्वागत है। जैसा कि पल्लवी ने मेंशन किया कि हम लोग आज कोविड-19 से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं के बीच से समाधान को तलाशने की कोशिश करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हम लोग जिक्र करेंगे वो एक कंटेम्पररी कोविड-19 है ही, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री के लॉन्ग स्टैंडिंग सजेशंस एंड डिमांड हैं, कस्टम और आयात शुल्क का प्रभाव, कराधान प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन, उद्योग के लिए डिजिटल पेमेंट का किस तरह का फ्यूचर है, उसके साथ साथ लॉकडाउन के पश्चात की स्थिति के निपटने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से सारे हमारे उद्योगपति जो हैं, सारे जो व्यापारी गण हैं, किस तरह से तैयार हो रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला जो आग्रह है वो मिस्टर योगेश सिंघल जी से है कि सर, आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है इसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके साथ साथ ही एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे आप अभी इस ऑडियंस को अपने वक्तव्य से प्रकाशित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप लोग बाजार खोलने की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से चरणबद्ध तरीके से स्टेज वाइज बाजार को बेसिकली जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड जो उद्योग है उसको कैसे खोला जा सकता है, इस पे आपका एक दो मिनट का विचार चाहिए। जी, देखिए कूचा माजनी हमारी होलसेल की मार्केट है जो 19 तारीख से खुलती है, 19 मई से, लेकिन हमने 31 मई तक इसको अपनी इच्छा से बंद किया था क्योंकि हमारे दिल्ली के सभी सराउंडिंग बॉर्डर बंद हैं। अभी 1 जून से फिर हमें इसको खोलना है, जिसकी आज हमारी 8:30 बजे मीटिंग है। तो उसमें अगर हम इसको बाजार को खोलेंगे तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग से खोलेंगे, ऑड और इवन हमने नंबर डाल दिए हैं सब दुकानों में, एक दुकान बंद दूसरी खुली, एक दुकान बंद दूसरी खुली, यानी कि हमने हर शटर पे 1 और 2 नंबर चिपका दिए हैं। 1 नंबर 1 तारीख को खुलेगा, 2 नंबर 2 तारीख को खुलेगा, ऑड इवन से खुलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने मार्केट में थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान रखा है कि कोई भी आएगा तो उसमें बीप बजेगा, जैसे ही वो आएगा 1-1 मीटर के दायरे में हम उसको गोले खींच के बनाएंगे और वो बीप की आवाज आएगी हमको, तो जो आदमी बैठा होगा उसको, बुखार वाले आदमी को तुरंत वो साइड में कर देगा। तीसरी चीज, इसके अंदर हमने जगह जगह हमने सैनिटाइज डिस्पेंसर ला दिए हैं जो कस्टमर को सैनिटाइज करने के काम में आएगा। जिस बिल्डिंग में जाना है, जिस गली में जाना है, वो सैनिटाइज करेगा। चौथी चीज, हमने मास्क और ग्लव्स वहां पर अच्छी क्वालिटी के मंगाए हैं ताकि कस्टमर किसी भी दुकान में जाए, अगर उसके पास मास्क नहीं है या उसका ग्लव्स नहीं है तो वो वहां से अवेलेबल होगा उसको। छठी चीज, रात को मार्केट बंद होने के बाद हम पूरी मार्केट सैनिटाइज कराएंगे पर डे। तो इस तरह से हम लोग ये जो शू डिसइंफेक्टिव के लिए भी हमने ट्रे लगाई हुई है। पहले हम एक ट्रे लगाएंगे कूचा माजनी के गेट पे और उसके बाद में हर बिल्डिंग में एंट्री पे वो हम लगाने का विचार बन रहा है। तो इस तरह से बाथरूम है, हमारे जो मार्केटों के छतों पे बाथरूम है, उसमें भी हम एक जमादार रखेंगे जो कि हर यूज करने वाले के बाद उसको डिसइंफेक्ट करेगा। एक इसके बाद में हमारे जो बिल्डिंगें हैं, हर फ्लोर को वो बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछा लगा के टिम से भी और फुनेल से भी वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारी सुरक्षा इंतजाम है हमारी मार्केट के हिसाब से। अब कस्टमर को
धन्यवाद सर। प्रदीप जी, आप इस पे अपना वक्तव्य व्यक्त करना चाहेंगे? किस तरह से आपके यहाँ जो है बाजार खुलेगी? प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, बताइए जी, कि आपके यहाँ बाजार किस तरह से तैयार हो रही है खुलने के हमारे लिए? यहाँ बाजार, हमारे अपने एसोसिएशन में हम लोगों ने बहुत ही कंट्रोलिंग। म्यूट हो गए, फिर आप म्यूट हो गए। अरे यार, हमारी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे प्रतिष्ठान पे आता है तो सबसे पहले हम उसके फुट सैनिटाइज कराएंगे। जो हमने एक प्लेटफॉर्म रखा है 2x1 का, उस पे अपने जो भी उसने सैंडल, जूते, शूज पहने हुए हैं उसको उसके ऊपर रखेगा। उसके आगे एक कारपेट है, कारपेट पे अपने ड्राई करेगा पैर। उसके बाद अंदर आते ही हम उसका थर्मल टेम्परेचर लेंगे। थर्मल टेम्परेचर लेने के बाद अगर वो ओके है तो उसके अंदर आएगा, फिर हम उसे ग्लव्स देंगे और हाथ सैनिटाइज करा के ग्लव्स देंगे। उसके बाद हमारा एक उनका नाम, मोबाइल नंबर वो नोट करेगा और उसके बाद वो हमारे ज्वेलरी काउंटर पर आएगा। ज्वेलरी काउंटर पर हमारा स्टाफ ज्वेलरी दिखाएगा। अगर कोई कस्टमर पहन के देखना चाहता है सेट्स वगैरह तो उनको अलाउ नहीं करेंगे। हमारा जो लेडीज स्टाफ है वो ज्वेलरी पहन के दिखाएगा, उससे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद कस्टमर के जाने के बाद जो जो ज्वेलरी उसने छुई है वो हमने सैनिटाइजेशन बॉक्स हर एक दुकानदार को बोला है कि आपको रखना है। वो सारी ज्वेलरी उसमें के 1 मिनट के लिए सैनिटाइज किया जाएगा। और इसी तरह हमने करेंसी के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि करेंसी सैनिटाइजेशन के लिए एक बॉक्स आ रहा है, वो भी आप लोग रखें जिसमें उस करेंसी को सैनिटाइज किया जा सके ताकि कोई और उससे इफेक्टेड ना हो सके। क्योंकि करेंसी में हमें नहीं पता लगता है कि करेंसी कितने हाथों से आई है और उसकी क्या पोजीशन है, कैसे किसके हाथों से निकली और उसमें कितना वायरस है। इसलिए हमारे को करेंसी सैनिटाइज करना सबसे आवश्यक है। थैंक यू प्रदीप जी। अब मैं सीकरी साहब के पास आता हूँ। किस तरह से तैयार हो रही है आपकी मार्केट? क्या क्या कदम आपने उठाए हैं बाजार को खुलने से पहले और एक ग्राहकों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट। आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है। हमारी एसोसिएशन जो है तकरीबन पंजाब की दुकानें 19 मई से खुल चुकी हैं। क्योंकि मैं लुधियाना में रहता हूं, लुधियाना के जो ज्वेलर्स हैं वो मोस्टली दुकानें 50% स्टाफ कर दिया है। सबसे पहले तो ये काम किया है। 50% एक दिन आएगा, 50% दूसरे दिन आएगा। और जितनी दुकानें हैं खोलने से पहले सारी सैनिटाइज की जाती हैं और जितने ग्राहक आए या जितना स्टाफ होगा सभी को सैनिटाइज हाथ करके मास्क लगाने के बिना दुकान पर एंट्री किसी की नहीं होगी। सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद कस्टमर के हाथ में सैनिटाइज करके ग्लव्स पहनाए जाते हैं, उसके बाद उसकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जो जेवर पसंद करता है उसके बाद उसको सैनिटाइज करके, जो करेंसी लेने वाला आदमी है वो अलग है, कैशियर अलग है। कैशियर अलग होने की वजह से वही अपने हिसाब से सैनिटाइज करके कस्टमर से लेकर उसको डिलीवरी दे देता है। और हमारे बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर 5:30 बजे तक दुकानें खुलती हैं, 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, सुबह 10 बजे खुलती हैं, 7 बजे के बाद कर्फ्यू चल रहा है। अभी आजकल जो अनाउंसमेंट होगी उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ का बिल्कुल लुधियाना का बिल्कुल प्रोग्राम या पंजाब का बिल्कुल सेट चल रहा है अभी तक। ये मैं ये कहूँगा कि आगे क्या है वो तो कल को अनाउंसमेंट होगी, पर अभी तक जो 19 तारीख से 31 तारीख तक थे अभी ये बिल्कुल सेटिंग प्रोग्राम चल रहा है। और हर दुकानदार इस बात से तो बहुत अपने हिसाब से कर रहा है। एसोसिएशन के हिसाब से जो सारा हर आदमी को एक लाइनमेंट दी गई है, अपने ऐसे करना है और हर आदमी उस हिसाब से कर रहा है। ये कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील जी, आपके यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की तैयारी है? हमारे यहाँ मार्केट खुल गई थी 3 तारीख से और पहले तो शुरू में इनिशियली रहा कि हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे, एक दिन खुलेगी एक दिन बंद रहेगी।
और उसके टाइमिंग जो थे वो सवेरे 10 बजे से लेके 4 बजे तक दुकानें खुलते थे। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जनरली 7 to 4 था, तो बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा जी। 4 बजे तक दुकानें बंद हो जाती थी। अब इन्होंने आज से जो शुरू करा है वो 7 to 7 कर दिया 12 आवर्स का। और जो हमारी ज्वेलरी ट्रेड है वो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ हाँ, चलिए आप बोलते जी रहिए। जी, हमारा जो ज्वेलरी ट्रेड है ये यहाँ पे ठीक तरीके से काम कर रहा है। क्लाइंट्स भी थोड़े, कस्टमर्स हल्के फुल्का, बाजार हिलना शुरू हुआ है। सिस्टम वही है जैसा सबने बताया कि पहले फुट सैनिटाइजेशन होता है, थर्मल स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिए जाते हैं, हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, फिर ग्लव्स दोबारा से सैनिटाइज कराए जाते हैं। फिर कस्टमर अंदर आता है तो हमने उसको एक अपने काउंटर से एक चेयर रख के फिर सेकंड चेयर पे उसको बिठाया हुआ है। उसके फर्स्ट चेयर के पीछे एक और चेयर रख के उस पे बैठेगा वो, और ताकि उसके और हमारे स्टाफ के बीच में करीब 5 फीट का डिस्टेंस आ जाता है जी। और उसके बाद हम सामान ट्रेस के ऊपर रख देते हैं काउंटर पे, और कस्टमर को टच नहीं करने देते। उसमें कस्टमर कहते हैं आप पसंद कर लीजिए, 4-5 चीजें उसने पसंद करी, उसका प्राइस बता देते हैं, उसमें से फिर जिस चीज को वो टच करना चाहता है 2 या 3 चीजें सिलेक्टिवली वही टच करता है, ताकि हमें सारी ट्रेस, सारी चीजें दोबारा से सैनिटाइज ना करनी पड़े। कस्टमर अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज को कि जितना बढ़िया सिस्टम ज्वेलर्स के यहाँ है, ऐसा और किसी व्यापार में इतने अच्छे तरीके से नहीं अटेंड कराया जा रहा। कस्टमर्स आर फीलिंग सेफ टू शॉप इन द ज्वेलरी शॉप। थैंक यू सुनील जी। कैलाश जी, जयपुर की क्या वस्तु स्थिति है? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। काफी बाजार खुल चुका है, काफी परकोटे का बाजार है जो बंद पड़ा हुआ है, वो अब शायद सोमवार से 1 तारीख से खुल जाएगा, क्योंकि सीएम साहब से मीटिंग हुई है, उसमें विचार यही आया है 1 तारीख से खुलने के आसार है। इसीलिए हमने परकोटे के बाजार के सारे शॉप्स के बाजारों की दुकानों को सैनिटाइज कराया है निगम के द्वारा। कल सारे सैनिटाइज हुआ, पूरा बाजार परकोटा पूरा सैनिटाइज कराया गया है। और जो दुकानें बाजार की खुल चुकी है होलसेलर की, उन दुकानों में उसी तरह से प्रोसीडिंग की गई है। फूड है, फूड सैनिटाइज है, उसके अलावा टेम्परेचर का है, मास्क का है, उसके अलावा इसी तरह से सारा काम किया है। मास्क जो है, हमारे व्यापारी जो है सेम का मास्क देते हैं कस्टमर को, दूसरा वो पहन के कस्टमर अंदर आता है। वो खुद का मास्क पहना है, उसको उतारना पड़ता है, नया मास्क लगा के जाता है, जिससे उसका फोटो पिक्चर्स भी आ जाता है कस्टमर कौन क्या आया हुआ है। तो मास्क पे कई बार क्या होता है, कस्टमर की पहचान नहीं हो पाती कौन सा कस्टमर क्या है। तो हमारे यहाँ भी उसी तरह से प्रोसीडिंग से काम किया जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सराहनीय कदम है आप लोगों का, जिस तरह के आप लोगों ने प्रयास किए हैं इस बाजार को खोलने के लिए, और बहुत ही सेफ और हाइजीन को मेंटेन करते हुए एक सुरक्षा का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आप लोग, जो आपके कस्टमर हैं। बहुत ही अच्छे कदम आपने उठाए हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन होगा सिंघल साहब से। सिंघल साहब, जो पहले 2-3 महीने से जो कोविड के चलते स्थित है, उसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये उद्योग अन्य उद्योग के साथ साथ खास करके यहाँ पे एक टैक्सेशन, जो टैक्स की जो व्यवस्था है, जो कर प्रणाली है, उसमें एक बहुत तरह की बहुत विशेष तरह की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तो इन दोनों को, लिक्विडिटी पे एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे, आपके क्या विचार हैं? क्या ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे? मिस्टर सिंघल सर, अनम्यूट कर दीजिए आप अपने आप को। जी। देखिए, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री एक वैल्यूएबल इंडस्ट्री है, और हमारा व्यापार, जैसा कि पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद में जीएसटी आई, और उसके बाद में अब कोरोना आ गया, तो लगातार हमारा व्यापार गिर रहा था। कोरोना आने से पहले अब थोड़ा थोड़ा हमारा मूवमेंट बढ़ गया था, और हमारा व्यापार फिर से उसी तरफ चलने लगा था। ऐसा हमें उम्मीद थी कि हम पहले की तरह से, जैसे नोटबंदी से पहले व्यापार हो रहा था, उस पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन कोरोना से हमको बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिली हैं, और ये कोरोना से हमारा व्यापार भी एक किस्म से अभी ऐसा मानते हैं कि 4-6 महीने तो कम से कम नहीं सुधरेगा, जब तक सारे हिंदुस्तान के बॉर्डर नहीं खुलेंगे, जब तक सारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। लास्ट में हमारा नंबर आएगा, 100वां नंबर हमारा आएगा ज्वेलरी इंडस्ट्री का। अब इसमें कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लिक्विडिटी की जो आपने बातचीत की है,
जैसे सरकार एफडीआई के लिए कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर लाखों टन सोना जो हिंदू घरों में पड़ा हुआ है वो बाहर नहीं आ रहा है। किस वजह से नहीं आ रहा है, उसके क्या कारण है, क्या गवर्नमेंट उस पर नहीं ध्यान दे रही है? तो इस तरह के सुझाव हैं मेरे 2-3, जिससे कि वो पैसा बाहर आएगा, तो लिक्विडिटी में भी शामिल होगा और सरकार को भी उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। जैसे अभी कर प्रणाली की आपने बातचीत की, अभी इनकम टैक्स की प्रणाली है, अगर इसी व्यवस्था को हमें चुस्त दुरुस्त करना हो और हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज की तरफ ले जाना हो, तो मेरा सबसे पहला सुझाव है कि बिग करेंसी 50 रुपए से ऊपर के नोट, जो कि मैं पिछले 5-6 सालों से सरकार को अपना वो देता आ रहा हूँ सुझाव, वो बंद कर देना चाहिए ताकि वो डिजिटल की तरफ जाए। या फिर दूसरा सुझाव ये है जो कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो 2014 में बाबा रामदेव ने भी, जब मोदी सरकार की वोटिंग हो रही थी, तब कहा था कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार लेके आएगी अगर ये जीतती है तो उस तरह की अगर वो आए, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स आए, तो जो विदेशों में पड़ा हुआ काला धन है, जो हमारे देश में डेड मनी के रूप में धन पड़ा हुआ है, सोने के रूप में पड़ा हुआ है, वो सब बाहर आएगा, जिससे हमारा देश में विकास भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी लिक्विडिटी की जो समस्या है खत्म होगी और हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कॉस्टिंग को ठीक तरह से ले जाएंगे, जिसका नतीजा होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब हमारा 3-4% में इंडिया के अंदर ब्याज पे पैसा हमको मिलेगा, जिस प्रकार जीएमएल में मिलता है उसी प्रकार से हमको ये इंडिया में मिलेगा। वो जब पॉसिबल होगा जब सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। इससे सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 10-20 गुना बढ़ जाएगा। प्लस जो व्यापारी कच्चा पक्के के चक्कर में घिरा रहता है, उससे भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह के जो व्यापारियों पे आरोप लगते हैं कि भाई ये कच्चा पक्का रहता है या अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज की तरफ ले जाने के लिए मेरा सुझाव है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स हमारे देश को इस टाइम सूट करता है, जिससे कि सारा पैसा जो विदेशों में है, जो स्विस बैंकों में सरकार कहती है जिसके खाते हैं और ये पकड़ा नहीं जा रहा है, वो सब स्वेच्छा से लेके आएंगे। वो बजाय डंडे के जोर पे या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जोर की वजह से नहीं, वो स्वेच्छा से हमारे देश में आ जाएगा। और जो देश में डेड इन्वेस्टमेंट, जो सोने के रूप में गृहणियों के पास जेवर पड़ा है या किसी के पास बुलियन के रूप में इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़ा है, वो सब या तो बैंकों में आ जाएगा या फिर वो शेयर बाजार में आ जाएगा या फिर वो व्यापार में लगेगा। तीनों ही पोजीशन में डिजिटल की तरफ हमारा इंडिया आएगा और हमारा ये मेक इन इंडिया कहलाएगा। प्रति व्यक्ति इनकम हमारी बढ़ेगी और सरकार को रेवेन्यू भी इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। योगेश जी जी थैंक यू। आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए टैक्सेशन के इसमें। इसी से मिलता जुलता हाल के साल 1.5 साल के अंदर जो आप देखे हैं, कुछ जो कर संरचना में सरकार ने एक सुधार लाने की कोशिश की है, उससे जीएसटी, टीसीएस जैसे मुद्दे आए हैं। तो मैं सीकरी साहब से जानना चाहूंगा कि किस तरह का आपको जीएसटी और टीसीएस का जो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए और इसके क्या प्रभाव इस उद्योग पे पड़े हैं? मिस्टर सीकरी। सर ऐसे है, जब सोने की गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म हुआ था, आपको मालूम होगा, ये 92 की बात है, तब इस पर ड्यूटी सिर्फ 2% थी और जितना 2 नंबर में सोना या स्मगलिंग में सोना आता था, उनकी कमर टूट गई थी। सरकार जब लेके आई 2%, तो ये सोने की ये पोजीशन थी कि सोना शायद रेडियो पर ना बिकना शुरू हो जाए और लोगों का लगाव भी उस हिसाब से ज्यादा होना शुरू हो गया कि लोगों की कॉस्टिंग कम हो गई, क्योंकि दुबई से जो लोग लाते थे वो इंडिया में लेना शुरू कर दिया। सरकार जो इसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती गई, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 आज 12%, और इसके ऊपर 1% वैट था, जीएसटी लाने के ऊपर 3% कर दिया। 15% वो 1% खर्चा डालकर 16% का बोझ लोगों के ऊपर डाल दिया। एक जो भी बोझ है, और लोगों का इंटरेस्ट ज्वेलरी का तो रहा, पर वो देश विदेशों से लानी शुरू कर दी, क्योंकि हिंदुस्तान 760 टन सोना आता है, जिसमें 480 टन सोना ड्यूटी पेड आता है, और दूसरे रास्ते जो सोना आता है वो ज्वेलर्स नहीं खरीदते, ना ज्वेलर्स के काम आता है। वो कहाँ बिकता है? इन्वेस्टमेंट वालों के पास बिकता है, इनका शेयर क्या बिकता है तो इंडिया मार्केट ही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले जीएसटी और आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है
उसको 12% से लेकर 5% तक या 6% तक इसको कर दे, क्योंकि जो 2 नंबर में सोना आने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे और सरकार को टैक्स आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि सरकार का इनकम टैक्स की प्रणाली ठीक नहीं है, वो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। 35% टैक्स आज पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप भी मैक्सिमम 35%, उसका टैक्स कॉर्पोरेट के बराबर 25% होना चाहिए। अब वो तो अगर बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है नो मैच, अगर ये लग जाता है 25% तक टैक्स हो जाता है, किसी को कोई एंट्री ये वो सरकार जो कहती है वो खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। 25% एक सब सिंगल विंडो में सारा कर देना। जीएसटी वाले अलग तंग करते हैं, इनकम टैक्स वाले अलग तंग करते हैं, वो करते हैं, टैक्स रेशो कम करें। चौथी बात यह है कि जो सरकार टीसीएस लेके आ रही है उससे कई ज्वेलर्स का तो दुकानें बंद होकर कगार पर पहुंच जाएंगी। सरकार क्यों नहीं सोच रही इस बात पर? ये हाई वैल्यू चीज है, जैसे 1 किलो सोना है जिसकी वैल्यू है 46 लाख, 75 पैसे आपने टीसीएस लगा दिया, उसकी वैल्यू बनी 36,000। अगर आप जितना काम करते हैं, अगर टीसीएस चले गया तो उनके पास कैपिटल कहां से आएगा काम करने के लिए? उसका रिफंड तो आएगा 2 साल बाद। सरकार को ये ज्वेलरी के ऊपर या बुलियन के ऊपर ये टीसीएस बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और उसके ऊपर सरकार की अपनी ही खराबी होगी अगर इसको लगाते हैं। सरकार को ये कानून भी अबॉलिश करना चाहिए, खास करके ज्वेलर्स के ऊपर। जैसे ज्वेलर्स के ऊपर 1% जीएसटी होना चाहिए, 5% ड्यूटी होनी चाहिए, 25% इनकम टैक्स होना चाहिए। ये बिल्कुल व्यापार एक चेन में आ जाएगा। मेरा यही सुझाव सरकार से भी है और सुनने वालों से ये भी कहता हूं, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा सरकार के आगे रखें, और सरकार इसके बारे में अगर जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस को बढ़ावा देने चाहते हैं और ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं, ये इस चीज को आगे लेके आए। ये मेरा सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद सिकरी साहब। अब मैं प्रदीप जी के पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, इन्हीं से रिलेटेड, जैसा कि सिकरी साहब ने बोला, जिस तरह की आयात और निर्यात की शुल्क है, इसी से रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपको कस्टम ड्यूटी है, आयात और निर्यात शुल्क है, इससे इस इंडस्ट्री पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे इसको चेंज किया जाए? इंडस्ट्री की डिमांड है या आपके क्या विचार हैं, किस तरह के ड्यूटी स्ट्रक्चर होने चाहिए? प्रदीप जी। देखिए झा साहब, जैसा कि अभी ने कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 1992 में जब गोल्ड के ऊपर से कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दी गई थी, लगभग ना के बराबर, उससे लेकर के 2012 तक हम लोग स्मगलिंग ग्रे मार्केट बिल्कुल भूल गए थे। हम लोग टोटल मंशा होती थी कि हम लोग आरटीजीएस से पेमेंट भेजें और सिक्योर्ड माल मंगाएं, कहीं से हमारा कोई टेंशन फ्री काम होता था। आज भी वही रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं, सरकार से उम्मीद यही रखते हैं। 2012 के बाद उन्होंने टैक्स धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज की तारीख में कस्टम ड्यूटी 12.5% है। पूर्व में जीएसटी एक जब वैट था 1% था, आज की तारीख में 3% है। तो लगभग 16-16.5% का हम लोगों के ऊपर खर्चा आता है। पहले जमाने में रेट बहुत कम था, आज की तारीख में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 7,20,000 रुपए पर किलो का डिफरेंसेस आता है। तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट है, जिसके कारण लोग ग्रे मार्केट की तरफ बोल्ड होते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि जो पूर्व में चल रहा था, उस टाइम की भाजपा की सरकार थी, कस्टम ड्यूटी 150 रुपए 300 रुपए पर 10 ग्राम की, उसको ना करके अगर कस्टम ड्यूटी 4% या 5% तक भी करते हैं तो ये ग्रे मार्केट का बाजार बिल्कुल बंद हो जाएगा और हमारे व्यापारी खुशी से सारा काम करना चाहेंगे। वो आरटीजीएस के माध्यम से हमारे ग्राहकों को भी डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। वो खुद कहेंगे कि हमें बुक्स में काम करना है, हम परचेसिंग कर रहे हैं तो हमें बिल चाहिए। आज की तारीख में थोड़ा बहुत तबका ऐसा है जो कहता है कि अरे 3% बच रहा है या कुछ बच रहा है, कोई बात नहीं, अब हमें बिल ना दो, जिसमें दुकानदार भी मजबूर हो जाता है कभी कभी।
कि उसको बिल को तो काटना ही है, क्योंकि आज की तारीख में हमारा सारा माल बिल से आता है और सामने वाला अपना आईडी देने को तैयार नहीं होता है, कि कहता नहीं जी मैं आईडी नहीं दूंगा, मैं आपको कैश दे रहा हूं, जबकि कैश की लिमिट हमारी 2 लाख है। इन सब बातों को देखते हुए मैं अपने आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि कस्टम ड्यूटी आयात को कम करें, 4-5% के लेवल पे लाएं, जिससे कि हम खुलकर काम करें। और स्मगलिंग का जो कारोबार हो रहा है, जैसा कि अभी सीकरी साहब ने बताया कि 760 टन में 480 टन की बिलिंग होती है, ड्यूटी पेड आता है, बाकी सब अदर सोर्सेज से आता है, जिसको ज्वेलर्स नहीं खरीदता, बिल्कुल पक्की बात है, नहीं खरीदता, लेकिन कहीं ना कहीं से तो सर्कुलेट होता ही है। इसके अलावा बहुत सा सामान गोल्ड पुराना भी निकलता है, जिसके कारण ज्वेलर्स का टर्नओवर भी घूमता रहता है। तो मेरा कहना यही है कि 3-4%, 5% के ऊपर अगर करती है सरकार, तो हम लोग उनको और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आज जो उनको रेवेन्यू मिलता है, हम ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि उनसे दुगना रेवेन्यू हम उनको देने की गारंटी लेते हैं। जहाँ साहब, थैंक यू सर। मैं एक बार सिंघल साहब आपके पास फिर आऊंगा वापस, फिर मैं कैलाश जी और सुनील जी के पास आऊंगा। जो आप तीनों लोगों ने एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, ग्रे मार्केट की या पैरेलल मार्केट की या ब्लैक मार्केट की, इन सब के लिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मार्केट में और इस तरह से हमारा आदान प्रदान हो रहा है उसमें एक पारदर्शिता लाया जाए। ये पारदर्शिता कैसे लाया जा सकता है? सिंघल साहब 2 मिनट के लिए आपसे इस पे विचार चाहिए मुझको। थैंक यू साहब। देखिए, आज की तारीख में जो भी टैक्स का इवेजन हो रहा है वो सरकारी पॉलिसी के कारण से हो रहा है। आज आप ये देखिए, टैक्स कलेक्शन का जैसे सरकार बोलती है कि भाई जो हमें टैक्स इस तरह से वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल में से रस निकालती है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जबरदस्ती सारे काम हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमें कैसे बहुत ही सरलीकरण टैक्स में हो सकता है। आज व्यापारी को अकाउंटेंट रखना पड़ता है, सीए रखना पड़ता है और असेसिंग ऑफिसर सरकार को रखना पड़ता है कि कहीं कोई टैक्स का इवेजन तो नहीं हो रहा है। यानी कि सरकार भी उस पर पैसा खर्च कर रही है टैक्स कलेक्शन पे, और व्यापारी भी खर्च कर रहा है, जो कि वेस्ट है। और एक तरफ बैंक है, जो बैंक खाली पड़े हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे से ट्रांजेक्शन करो, बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है। अगर सरकार बैंक को ही ये इजाजत दे दे कि भाई आप टैक्स कलेक्शन आप करिए, तो हमारा खर्चा भी बच गया अकाउंटेंट सीए का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में वो काम में आ सकता है। अभी वो डेड, हमारी जो मेहनत हो रही है वो बेकार हो रही है। ऐसी सरकार की जो एनर्जी हो रही है, मशीनरी हो रही है, सैलरी जा रही है, वो सब बेकार हो रही है। दोनों तरफ से नुकसान पैसे का भी हो रहा है और समय की बर्बादी हो रही है। अगर उसी हम मेन पावर को एक्सपोर्ट के लायक कोई भी सामान घरेलू बनाए और एक्सपोर्ट में उनको यूज करेंगे, तो देश का विकास भी होगा। यानी कि मेरा मतलब कुल मिला के यही है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी जब आएगी, जब इसका ये जो हमारा जो रेवेन्यू है बैंक कलेक्ट करेगा। आज सपोज करिए कि 1 करोड़ रुपए की एक दुकानदार ने सेल की और उसके पास में वो पेमेंट आ गई इनकमिंग, आउटगोइंग नहीं, खर्चे पे नहीं। अगर उसके बैंक में 1 करोड़ रुपए आ गई और आधा % सपोज करिए सर उन्होंने बैंक का चार्ज लगा दिया सरकार ने, तो 99.5 लाख हमारे अकाउंट में पहुंच गई और 50,000 रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बढ़ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और बैंक के पास चली जाएगी। तो इससे ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, कैश की और चेक की। सरकार का कितना बड़ा फायदा होगा, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, जो पाकिस्तान से इधर उधर से फेक करेंसी आती है, जो टेरर फंडिंग होती है वो खत्म हो जाएगी। सरकार का 30,000 करोड़ रुपया अभी नोटबंदी में 30,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ जो हमने सुना है, और 7,000 करोड़ रुपया उसको ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ है। इतना पैसा छापने में वो बचेगा। लूट खसोट डकैती सब चीजें बंद हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट काम हो जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। और 50 रुपए की करेंसी है वो सरकार खोल दे गरीब आदमियों के लिए, जिसको कि टैक्स के दायरे से बाहर कर दे। तो मैं समझता हूँ सरकार के पास इतना टैक्स आ जाएगा कि जो कि सरकार से संभाले नहीं संभलेगा। थैंक यू सिंघल साहब, थैंक यू। अब मैं आ रहा हूँ कैलाश जी के पास। कैलाश जी, आपने सुना जो पहले के स्पीकर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो कर रही है, और जो टैक्सेशन और कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, टीसीएस, इन सब के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी मुद्दा उभर के आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस इंडस्ट्री में पारदर्शिता की कमी है, और ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक जो
टूल हो सकता है वो है आपको डिजिटल पेमेंट, और कैसे डिजिटल को, ऑनलाइन को इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। तो आपका डिजिटल पेमेंट की इस इंडस्ट्री में हो, इस पे आपके क्या विचार है? कैसे हम लोग इसको इनिशिएट कर सकते हैं और इससे इंडस्ट्री को फायदा कैसे पहुंच सकता है और कैसे पारदर्शिता आ सकती है? इस पे आपके विचार जानने की क्या विचार है इस पे आपके, कैलाश जी? देखिए, ऐसा है, डिजिटल पेमेंट बहुत अच्छी बात है, सरकार ये रहना चाहती है, हम सरकार का इस बात के साथ देते हैं। लेकिन हमारे ट्रेड में बहुत बड़ी समस्या है डिजिटल पेमेंट का, क्योंकि ये हमारे पास कस्टमर आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, उसके कमीशन बहुत ज्यादा है। 3% कमीशन है, 2.5% है, 2% है। इंटरेस्ट कार्ड पे करीब 3.5-4%, 18% जीएसटी कार्ड पे लग जाती है। तो व्यापारी को एक बहुत बड़ा भार पड़ता है इससे, क्योंकि हमारे ट्रेड पे मार्जिन इतना बड़ा नहीं है कि हम उस ट्रेड को 3 से 4% अपनी जेब से भुगतान कर सकें। नॉमिनल मार्जिन के ऊपर में हम काम करते हैं। इंटरनेशनल रेट मार्केट की गोल्ड की चलती है। सरकार से हमने कई बार कहा कि जिस तरह से पेट्रोल पंप के ऊपर में कार्ड के ऊपर कोई कमीशन नहीं है, इस तरह से हमारे ट्रेड के ऊपर भी कार्ड पे कमीशन नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा ध्यान देना पड़े सरकार की बात है, क्योंकि कमीशन इतना ज्यादा है कि व्यापारी इससे काफी हेरसमेंट होते हैं। एक व्यापारी महीने का 2-2, 2.5 लाख रुपए कमीशन अगर दे देगा तो कैसे गुजारा करेगा? बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात चेक की बात है। जैसे सरकार कहती है चेक से पेमेंट ले लीजिए, 2 लाख से ऊपर की कैश की छूट नहीं है। अगर हम किसी कस्टमर से चेक ले लेते हैं तो कस्टमर कहते हैं आपकी डिलीवरी दे दीजिए। ठीक, हम कहते हैं भाई आप डिलीवरी लीजिए, आपका चेक बाउंस हो गया तो, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं। अगर चेक बाउंस हो गया तो व्यापारी 6 महीने, साल भर, 2 साल सरकार के चक्कर लगाएगा। तो सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए चेक के ऊपर में, अगर व्यापारी का चेक, व्यापारी के पास किसी ग्राहक का चेक देता है तो उसका भुगतान सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार व्यापारी को भुगतान करेगी तुरंत, 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में। उसके ऊपर केस और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सरकार उससे अपने लिमिट सोल्व करेगी। तो व्यापारी को उसको भुगतान चाहिए, कि हमारा गोल्ड का एक ऐसा मार्केट है, टर्नओवर के आधार पर हम काम करते हैं, मार्जिन बहुत कम होता है, भाव की ऊपर नीचे होती है। इस पर सरकार को बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एक जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में सरकार ने लगा रखा है फाइनेंस का काम बैंकों के द्वारा। तो हमारे ट्रेड पे भी ऐसा काम क्यों नहीं करते बैंकों के द्वारा? तो हमारे पास कस्टमर आता है तो उसके ऊपर में हमको फाइनेंस करा दिया जाए, हमें भी डीओ से पेमेंट कर दे, बैंक उसको लोन फाइनेंस कर दे, तो सारा डिजिटल पेमेंट का काम का सिस्टम बहुत ईजी हो सकता है। सरकार को इन सब चीजों पे बहुत जरूरी है ध्यान दे। थैंक यू कैलाश जी। सुनील जी, आपने सुना स्पीकर्स को, समस्याएं तो बहुत गंभीर हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो ये इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री फेस करते आ रही है बहुत सालों से। सरकार धीरे धीरे कुछ न कुछ समाधान लेकर के आ रही है। जहां तक एक तरफ से सरकार से हमारी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, एज ए प्राइवेट इंडस्ट्री हमें क्या करना चाहिए, ये एक मुद्दा है। दूसरा है किस तरह का इनोवेशन, किस तरह का आविष्कार, किस तरह के नए डिजाइन, नए एलिमेंट्स हम इस इंडस्ट्री में आए कि जो कस्टमर हमसे दूर है जीएसटी के चलते, उससे पहले नोटबंदी के चलते ये इंडस्ट्री मार खा चुकी है। इंडस्ट्री रिकवर करना ही चाह रही थी, कोविड आ गई, तो एक बहुत तरह की समस्याओं को देखते हुए एक निगेटिविटी, ऋणात्मक सेंटिमेंट्स एक कहीं ना कहीं छुपे हुए इसमें एक आया है। इसको कैसे हम लोग अपने इनोवेशन, अपने पॉजिटिव थिंकिंग और जो समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं के बीच से कैसे हम लोग समाधान लेकर के और इंडस्ट्री को साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, इस पे आपके क्या मंतव्य हैं? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे को आपने बहुत अच्छा इशू दिया बोलने के लिए भाई साहब, कि ये इनोवेशन के साथ साथ एक मोटिवेशन से भी सपोर्टेड है। हम सब साथियों को, सारे ज्वेलर्स को अपना मन पक्का करना चाहिए। किसी तरीके की घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा मत सोचो कि बाजार खुलेगा तो बेचने को आ जाएंगे लोग, जैसे कोई थाईलैंड वीडियो चल रही थी। मेरा आज 27 दिन का एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे उत्तराखंड में, हमारे पास तो कोई बेचने आया नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी लोग परचेज कर रहे हैं, और देहरादून में हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हम माल कहाँ से खरीदें, हमारे को सप्लाई कहाँ से आए। हमारे ऑर्डर्स ये बॉम्बे में पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी बॉम्बे खुले और हमारा माल वहां से आना शुरू हो।
तो साथियों कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ अपनी सोच पक्की रखिए। हम लोग एक ज्वेलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और ज्वेलर करने से नहीं डरता, जोखिम उठाने से नहीं डरता। हम बड़े से बड़ा जोखिम उठा लेते हैं, हम लोग घबराते नहीं किसी चीज से। तो कोविड से भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि सावधान रहने की बहुत जरूरत है। सावधानी बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि हम लोग उस कस्टमर के पैर सैनिटाइज कराएंगे, फिर उसके हाथ सैनिटाइज कराएंगे, फिर उसको ग्लव्स डालेंगे। ग्लव्स डालने के बाद हम जब उसको सामान दिखाएंगे, उस ग्लव्स डालने के बाद दोबारा हाथ सैनिटाइज कराने हैं उसके बाद वो सामान देखने आए तो उसको सामान टच नहीं करने देना। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन देख रहा था, कह रहे थे कि ग्लव्स पहन लिए हैं तो सामान सैनिटाइज नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको सेफ भी रहना है, और वो मिस्टेक इसलिए है कि कस्टमर जब दुकान के अंदर आएगा अपने पर्स के अंदर हाथ डालेगा, अपने मोबाइल को दोबारा टच करेगा, हाथ में लगा रहा है। कस्टमर को सामान टच नहीं करने देना, घबराने की जरूरत। आप अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी सॉरी। तो कस्टमर को एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। आप विश्वास करेंगे जब ज्वेलरी के लिए आ रहा है तो वो इतना खुश हो रहा है कि हमने ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा किसी और। चाहे हम किसी बड़े से बड़े स्टोर में चले गए हैं तो वहां पे हमें ऐसा सिस्टम नहीं मिला। होलसेलर से मेरी एडवाइस है कि वो अपनी दुकान के काउंटर के आगे एक शीशा लगा ले और शीशे के पीछे से वो मतलब अपने रिटेलर जो उसके यहाँ आते हैं, वो सब इनोवेशन है। इसलिए कि हमें इस स्थिति में कैसे काम को करना है, हमें कोविड के साथ भी रहना है और व्यापार भी करना है। ये दोनों बातें किस तरीके से हों, इसको लेके इनोवेशन होनी चाहिए। जैसे यूवी लाइट्स की बात आ रही है कि किसी कस्टमर ने टच कर दिया तो यूवी लाइट से सैनिटाइज कर रहे हैं, उन्होंने फोन नंबर भी शेयर करा है, मिस्टर जादव है कोई, तो हम सब लोग उनसे कांटेक्ट भी कर लें। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत है बाजार में, बहुत काम है, सिर्फ करने की जरूरत है, बाजार जाने की जरूरत है, समझदारी से काम को करने की जरूरत है। इनोवेशन के पॉइंट में हम ये भी आएंगे कि आप ऐसा मान के चलो कि हर एडवर्स सिचुएशन हैज अ हिडन अपॉर्चुनिटी। ये जो एडवर्स सिचुएशन आई है, इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है, वो हमें इनोवेट करनी है। आप जैसे जैसे दुकान पे जाएंगे, देखेंगे कस्टमर को क्या चीज चाहिए। जैसे एक आदमी कहने लगा कि यार तुम ज्वेलर्स के यहाँ कस्टमर आ रहे हैं और बाजार में कस्टमर नहीं है, क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि तुम ज्वेलर्स चांदी के ताबीज में हल्दी भर के दे रहे हो कि कोरोना से बचने के लिए। तो लोग ऐसा सोचते हैं हम ज्वेलर्स के बारे में कि हम ज्वेलर्स इनोवेटिव हैं। हम लोग बस सोचने की बात है भाइयों, आगे बढ़ो, इसमें काम करो। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे अभी सप्लाई लाइंस की हमें प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस की प्रॉब्लम है, ये इफेक्ट हो सकती हैं। लेकिन क्या ये अच्छा मौका नहीं है कि हमारे को अपना एग्जिस्टिंग स्टॉक कि जैसे ही मार्केट खुले तो हमारा जो स्टॉक नया परचेज करेंगे, नया स्टॉक आ जाएगा। लेट अस गिव ऑफर्स इन दिस ओल्ड स्टॉक कि हाँ जी आप आओ, ये वाले हमारे यहाँ स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी हुई है, ऐसा है वैसा है, आप आइए, हम आपको सेफ शॉपिंग देंगे। कस्टमर को अब अगर कहीं लॉकडाउन है तो लोगों ने ऑनलाइन बेच दिया, माल ऑनलाइन बेच दिया और डिलीवरी दे दी उस समय पे, जिस समय के सवेरे के टाइम पे एसेंशियल कमोडिटीज का काम हो रहा था। तो हमारे ज्वेलर्स एडवर्स सिचुएशन में भी काम करना जानते हैं। साथियों, ये टाइम मैं एक और का भी कहूंगा कि बी वोकल फॉर लोकल। तो अपने लोकल व्यापारी से सामान खरीदो, लोकल होलसेलर्स हैं आपके पास, उनको कांटेक्ट करो जिनसे अभी तक काम नहीं कर पाए। तो आगे बढ़िए, मेरा तो यही आपको राय है। और कुछ क्वेश्चंस में देख रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनके आंसर दे दूं। हाँ, उसको आएंगे, उस पे आएंगे, वो क्वेश्चंस आप रखे रहे, मेरे पास भी है। अब मैं सुनील जी, मैं सीकरी साहब के पास आऊंगा। सीकरी साहब, आपके यहाँ कैसा रिस्पांस है मार्केट से? मार्केट का रिस्पांस देखो, अभी पंजाब में इतना नहीं चला, जैसे उत्तराखंड में कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ग्राहक है। देखो यहाँ की पोजीशन थोड़ी सी एडवर्स है। मैं आपको लेके आता हूँ इस बात पर कि यहाँ की जो पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर 20 लोगों में शादी हो रही है। पहली बात तो ये,
सब सरकार ने यहाँ पर जो पंजाब सरकार ने जो तो भारत सरकार ने किया है, 20 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते। पहले क्या होता था, 20 आदमी से पहले तो लड़की का जेवर लेने वाले के साथ में घर वाले के रिश्तेदार भी जेवर ले लेते थे। अब जितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत जेवर हो गया, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो दैट इज नॉट मोर देन 25%। यहाँ पर तो ये पोजीशन 25% की है, क्योंकि लोग अभी 31 मई को देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या पोजीशन होगी। यहाँ पर जो पीछे शादियां हुई हैं लॉकडाउन में भी हुई हैं, लॉकडाउन के बाद में 19 से लेकर 31 तारीख तक भी हुई हैं, कोई भी शादी ज्यादा से ज्यादा 30-40 आदमियों के बीच में हुई है। ये बात तो ठीक है कि लोगों के पैसे बहुत कम लगे हैं, लोगों का खर्चा कम लगना शुरू हो गया है। उधर पार्लर वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, उधर ज्वेलर्स भी कह रहे हैं कि जो फालतू का सामान लेके जाना था, क्योंकि हमारा टाउन है इंडस्ट्रियल टाउन, दिस इज ए मिनी जापान लुधियाना। मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर हाउसिंग और ऑटो सेक्शन का है। यहाँ पर लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका लेबर जाने के बाद, उनके कारखाने बंद होने के बाद, उनको सोने से लगाव इतनी बात के लिए रहा नहीं है। उनका सोने से लगाव बहुत जोरदार मंडी है, ये इस बात में नहीं है, बहुत जोरदार मंडी है। यहाँ पर सोना बहुत तादाद में बिकता है, हीरा बहुत तादाद में बिकता है। अभी जब का लॉकडाउन लगा है ना, तब तो आज तक जो पोजीशन चल रही है वो इस टाइम पोजीशन ठीक नहीं चल रही, ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं ये ठीक समझता हूँ कोरोना के साथ साथ में हमारे को इसके साथ साथ अपना बिजनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये लिक्विडिटी की मंडी है, लिक्विडिटी लोगों के हाथ में आ नहीं रही। अभी क्यों नहीं आ रही? हॉजरी सेक्शन, साइकिल सेक्शन, ऑटो सेक्शन, सभी का कारोबार यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि जब पैसा उनके पास आएगा तो बाजार में ही आना है। तो हम दुआ करते हैं इस बीमारी से निकल जाए और लोग सब ठीक हो जाएं। वो शादियां वैसे 500-500 आदमी की होनी शुरू हो जाए तो हमारा व्यापार तो बहुत फूलता है। अगर 20 आदमियों की शादी होगी या 30 आदमी शादी होगी, फिर तो इसको मोटिवेट करना ही पड़ेगा कि कैसे करना है। बाकी सरकार की तरफ से तो ये बात है, जब तक टैक्सेस का ये सब कुछ नहीं होता तब तक ये व्यापार उभर नहीं सकता मेरे हिसाब से। ये मेरी बात, ये मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से भी कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सिक्री साहब। मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। इस तरह की एक वन स्कूल ऑफ थॉट जो बोल रहे हैं कि शादी अब चूंकि 40-50 लोगों के साथ ही होंगी और ट्रैवल पे, यात्रा पे एक रोक लगा हुआ है अभी, या कुछ अगले 2-3 महीने 4 महीने तक लोग बाग यात्रा करने से थोड़ा परहेज रखेंगे, और जो एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है उस पे भी रोक लगी हुई है। अभी कोई कहीं ट्रेवल कर दे रहे हैं इस चक्कर में। तो लोगों का मानना है, वन स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि वो बोल रहे हैं कि लोगों के पास जो भी शादी कर रहे हैं अपने बच्चों को, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा बचेंगे और वो पैसा वो जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे यहाँ बिल्कुल, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इस बात बिल्कुल आपका क्या विचार है? क्या वास्तविक ग्राउंड पे जा रहा है या कुछ इस तरह की आपको ट्रेंड दिखा है प्रदीप जी? हाँ जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल, ये जो अभी सरकार ने 50 लोगों का शादी का बोला है, ये हम समझते हैं कि कम से कम 1-1.5 साल चलेगा। और जो परिवार बच्चे की शादी करना जानता है, करना चाहता है, वो आज की तारीख में अच्छी अगर शादी कर रहा है तो 15-20 लाख रुपए कम से कम कैटरिंग को लगाता है, टेंट को लगाता है, महंगे कार्ड बनवाता है, वो सारे पैसे बचेंगे। और एक जो मेरी अपनी सोच है वो ये है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए सोच के रखता है कि मैंने बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च करने हैं, या छोटा परिवार है 10 लाख खर्च करने हैं, बहुत बड़ी फैमिली है तो 1 करोड़ करना है, 2 करोड़ करना है, व्हाटएवर जो भी है। तो अगर उसने टारगेट मान लीजिए हम लेके चलते हैं 50 लाख का टारगेट लेके चला है, तो वो उसमें ये गिनता है कि मेरे 20 लाख रुपए तो वेलकम में लग जाएंगे। उस 20 लाख रुपए को वेलकम में लग जाएंगे तो वो पहले ही काट देता है एक्सपेंसेस में। अब जब 50 लोगों की शादी होनी है तो वो 20 लाख रुपए कट के 2 लाख रुपए पे आ जाएगा, बचे उसके 18 लाख रुपए। तो 18 लाख रुपए वो सिक्योर करने के लिए उसको बैंक की एफडी नहीं बना के देगा, क्योंकि बैंक की एफडी हो सकता है उस बेटी के ससुराल वाले यूज कर ले, किसी अदर एक्सपेंसेस में उनका खर्च हो जाए।
क्योंकि वो तो सोच के चल रहा है कि हमारी बेटी का पैसा है, तो वो बेटी को ज्वेलरी ही लेके देगा जो बेटी के नाम रहेगी और उसके भविष्य को सिक्योर करेगी। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमारा आने वाला पीरियड बहुत ड्रीम पीरियड है। हमें उसको कैसे एंजॉय करना है, हमें अपने कस्टमर्स को कैसे मोटिवेट करना है, ये हमारे अपने टैलेंट के ऊपर है। अगर हमारा वह टैलेंट होगा तो जो कस्टमर 2 लाख का लेने आया हुआ है माल, तो हम उसको अपने टैलेंट से 5 लाख का बेचने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि ये ज्वेलर्सों के लिए बहुत ड्रीम पीरियड है। बहुत सोच समझ के चले, बहकावों में ना आए कि किसी दूसरे दुकानदार ने सोने की जितना सोना खरीदो उतनी चांदी फ्री करी है तो हम भी करें। अपने नियम कानून से चलें, सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचे। क्यों? क्योंकि हमें अब मुकाबला भी करना है ब्रांड से। ब्रांड से मुकाबला करना है, कारपोरेट सेक्टर से मुकाबला करना है। आने वाले समय में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो रही है, उन सबको देखते हुए चलना है। तो हमें हर चीज को समझ के चलना है। हमारा बहुत ही प्राइम टाइम आ गया है और इस टाइम में अगर हम अपने आप को अच्छा चला लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम पिछले सारे वाकया भूल जाएंगे और ये हमारा बहुत अच्छा पीरियड निकलेगा। थैंक यू प्रदीप जी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस से आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं सुनील जी आपको दे रहा हूं। सुनील जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, ओके। पहला क्वेश्चन है, देश में 70% दुकान में काम छोटे स्तर के कारीगर से होता है और हमारे लेबर जो चले गए वो नहीं आए तो हम कैसे अपना कारखाना चलाएंगे? जब वह कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कई व्यापारी परेशान होंगे। उसके लिए आगे कैसे क्या होगा? क्या वक्तव्य है आप? देखिए, मेरे को इस मामले में ये कहना है कि ज्यादातर क्षेत्रों में तो ऐसा हुआ, जैसे हमारे यहाँ आपने देहरादून में ही था, तो हमारी जो वर्कफोर्स थी हमने उन्हें पहले ही रोक लिया था। अनम्यूट कीजिए। हाँ, हमने उन्हें हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई यहाँ पर, और हमारी वर्कफोर्स रुकी हुई है। और जहां पर वर्कफोर्स चली गई है वहां पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पूरी वर्कफोर्स चली गई है। वहां पर लोग है, काम होगा। जब वो उनको पता लगेगा वहां पे काम की बाढ़ आ रही है और करने वाले नहीं है, तो अपने आप वर्कफोर्स वापस आएगी। कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। बी पॉजिटिव, दुकानें खोलो, दुकानें खोल के काम शुरू करो। जब एक पुरानी कहावत है, आवश्यकता ही इजाद की जननी है। जब आपको माल की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कहां से इजाद होगा, वो अपने आप हो जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, काम होगा। धन्यवाद। नेगेटिव सोच का समय नहीं है इस समय। थिंक पॉजिटिव। कैलाश जी आपके क्या विचार है इस पे? अनम्यूट कीजिए। कैलाश जी अनम्यूट कीजिए। जी, आप ये लेबर इशू से जुड़े रहे हैं, आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए ऐसा है जी, जो फैमिली रह रहे हैं वो सारे कुछ ऐसे रह गए हैं। हर स्टेट ध्यान देना चाहिए अपने अपने कार्यों को मुसीबत के समय ध्यान दें। उनकी सैलरी का पैसा है, उनको राशन परेशानी, इस सब परेशानी का ध्यान देंगे तो कोई भी स्टेट से कार्य नहीं जाएगा। फिर भी 10-20% कार्य चले गए तो उससे कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो व्यापारी हर जगह अपनी एसोसिएशन को ध्यान देना पड़ेगा। कैलाश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ मिस्टर सिंघल के पास। मिस्टर सिंघल, एक क्वेश्चन आया हुआ है। सरकार द्वारा ये पैकेज दिए गए हैं बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्या लाभ ज्वेलरी सेक्टर कैसे ले सकता है? देखिए, एमएसएमई में जो भी जो है ना बेनिफिट दिए गए हैं, जो पैकेज दिया गया है, वो तकरीबन इंडस्ट्रियों को दिया गया है। उसमें हमारे को एक शायद फायदा जो मैंने सुना है
कि हमारी पेमेंट 1.5 महीने के अंदर जिसको भी हम माल देंगे, अगर हम MSME में आते हैं तो उसको वो करनी होगी। ऐसा कैप सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो इससे ज्यादा हमारे को इसका बेनिफिट कोई मिलने वाला नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप जी आप ही का, आपके लिए है। प्रदीप जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, आपने बोला कि आप लोग ज्वेलरी को भी सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार। एक प्रश्न आ रहा है कि आप ज्वेलरी को बार बार सैनिटाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एज ए मेटल है और जो सैनिटाइजर है, जो सॉल्यूशन है उसमें केमिकल्स है, तो क्या बार बार किया जा सकता है या इससे कुछ ज्वेलरी के क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो हम लोग ज्वेलरी को सैनिटाइज कर रहे हैं वो हम केमिकल सैनिटाइजेशन से नहीं कर रहे हैं। जिस पॉट में हम लोग अपनी ज्वेलरी वॉश करते हैं, जिसमें सर्फ होता है, इस केमिकल में हम लोग डिप करके 1 मिनट के लिए वाइब्रेटर चलाते हैं और निकाल लेते हैं। हम उसमें ये सैनिटाइजेशन अल्कोहल वाला सैनिटाइजेशन नहीं डाल रहे हैं, उसमें सर्फ से रिलेटेड डाल रहे हैं हम लोग। ओके। और सर्फ में तो हम लोग हमारे कारीगर भी वॉश करते हैं, रीठे का पानी में वॉश करते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने अपने यहाँ मशीन रखी हुई है, बॉक्स आते हैं 1 लीटर का, 5 लीटर का, अपने अपने हिसाब से। उसके अंदर छोटे छोटे छर्रे पड़े होते हैं, उसमें सर्फ का घोल डाल दिया, उसमें अपना प्रोडक्ट रखा, 1 मिनट बाद निकाल लेते हैं, आधे मिनट बाद वो सैनिटाइज हो जाता है। हम लोग सैनिटाइजेशन अल्कोहल वाला नहीं यूज करते। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकरी साहब आपसे है। एक क्वेश्चन है, इज दिस द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड? मतलब सोना में निवेश करने का क्या ये सही समय है, परफेक्ट समय है, राइट टाइम है ये? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अच्छा, मैं ये सवाल लेकर के फिर आपके पास आता हूँ, जब तक आप अनम्यूट होंगे। इस बीच मेरा एक सवाल जो है सुनील जी से। साहब, जी, अभी एक नरेश कपूर जी ने लिखा है कि क्या कुंदन की ज्वेलरी भी आप उसमें सैनिटाइज करते हैं? हाँ। नहीं, कुंदन की ज्वेलरी हम उसपे डिप नहीं कर सकते, क्योंकि पानी है, उससे कुंदन का हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। जी, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, कुंदन की ज्वेलरी हम दूर से ही ज्वेलरी पहले तो पहनने नहीं देते, और अगर उसको मान लीजिए सेट है, पहन के देखना है, तो हमारा स्टाफ देखता है, जिसको तो हम वैसे ही अच्छी तरह से सैनिटाइज करा के उसको अपने काउंटर में रखा। ओके जी, अब आप सुनील जी, आप? हाँ जी भाई साहब, यस। सुनील जी, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, हाउ टू प्रमोट ज्वेलरी बिजनेस इन प्रेजेंट सिनेरियो? क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने उसके साथ लगा है, लोग जो है, जो अभी सबसे बड़ी चीज देख रहे हैं, बेसिक जो उनकी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, उस पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो ज्वेलरी बिजनेस है, ज्वेलर कैसे अपने आप को प्रमोट करे, इस बिजनेस को कैसे प्रमोट करे मार्केट? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इसका जवाब ये है कि आपने कहा कि लोग इस समय रोटी कपड़ा को ज्यादा देख रहे हैं, कि उन्हें मतलब रोटी की ज्यादा दिक्कत है। ऐसा सबके साथ नहीं है, ये मान के चलो। अगर आपके 1000 क्लाइंट्स हैं और अगर 900 लोगों को भी वो दिक्कत है, तो 100 क्लाइंट जिंदा है। दूसरी बात ये कि कस्टमर को इस समय रोटी की ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो हमने यहाँ पे फील करा, कस्टमर को ज्यादा दिक्कत है कि हाय, मैं बाजार कैसे जाऊंगा, मेरे को वहां पे कोरोना ना हो जाए, मेरे को वहां पे दिक्कत ना हो। तो इट इज द टाइम टू प्रमोट योरसेल्फ दैट वी आर प्रोवाइडिंग द सेफ अपॉर्चुनिटीज। आप हमारी दुकान पर आइए, आपको ऐसा माहौल मिलेगा जैसे घर जैसा, एकदम साफ सफाई। हम अपनी दुकानों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर रहे हैं, हम
हर कस्टमर को सामान देखने के बाद, जैसे अभी मित्तल जी ने बताया कि वो सामान को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये बात कस्टमर को अगर पता लगे कि किसी कस्टमर वो जो सामान को छूने जा रहा है उस सामान को किसी ने छुआ नहीं है, वो सामान सैनिटाइज्ड है, हमारे रेट अच्छे हैं, हमारे पास नया स्टॉक आया है, ये सारी चीजें माल मतलब आपको काम बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। आप भूल जाइए कि बाजार में मतलब ग्राहक नहीं है। शुरू के हफ्ते में हुआ ऐसा, लोग डर रहे थे, हमने सोचा बाजार में काम नहीं है, हमने सोचा कि यहाँ पे तो लाइनें लग जाएंगी बेचने वाले की। हमारे चंडीगढ़ के साथी हैं सूरज मोहन जी, मैंने उनसे पूछा, कह रहे हमारे चंडीगढ़ में तो कोई बेचने आया नहीं। ऐसा ही देहरादून में हुआ, हमारे यहाँ कोई बेचने नहीं आया। सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखो कि हमें काम करना है। दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो ये है सिक्योरिटी। आपको इस समय कस्टमर को सेफ शॉपिंग एक्सपीरियंस देना है। जहां आपने सेफ शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात करनी शुरू करी, जहां आपने कस्टमर को सामान टच नहीं करने दिया, कस्टमर बुरा नहीं मानेगा सामान टच नहीं करने दिया, कस्टमर कहेगा यार ये दुकानदार ने मेरे को टच नहीं करने दे रहा तो किसी और को भी टच करने नहीं दिया होगा। दूसरी बात यह है कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, किस तरीके की आपकी दुकान की एंट्रेंस है, ये सब चीजें काम को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ग्राहक आए, ग्राहक से आप हंसमुख बात करें, टेंशन में बात ना करें, बोले कोई नहीं कोरोना जी, सेफ्टी से काम करो, सारे दूर दूर बिठाओ ग्राहक को, नजदीक नजदीक मत बिठाओ। तो ये सारी चीजें आपका बिजनेस बढ़ाने में सहायक होंगी। आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो इसलिए नहीं चलेगा कि आप अपनी सोच नेगेटिव रखोगे, आप अपनी सोच पॉजिटिव रखोगे, मुझे करके दिखाना है। हमारा हिंदुस्तान का व्यापारी इतनी कुव्वत रखता है कि पूरे विश्व को हरा दे। डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत खूब सुनील जी। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या ये सही समय है सोना में निवेश करने का? सोना तो एक पैरेलल करेंसी है, पैरेलल, जिसकी एक ऐसी चीज है वर्ल्ड में आपको कहीं भी उसको कैश कर सकते हैं। और सोना आपको 2 साल बाद 3 साल बाद बैंक से ज्यादा ब्याज देता है। आप पुरानी हिस्ट्री निकाल लो, और आपको ये जरूरी नहीं है जैसे 33,000 में सोना पड़ा रहा, उसको 33,000 लोग कहते थे ये ना बढ़ता है ना कम होता है, एकदम शॉर्ट मारा 33 से 38। जब 38,000 लॉकडाउन के पहले 40 था, लोग समझते थे ये 40,000 रुपया ऊपर का भाव है। ये कभी भी नहीं सोना चाहिए। सोने की जो लास्ट अमाउंट कोई इसको टच नहीं कर सकता। सोना 80,000 रुपया है, सोना 80,000 रुपया 10 ग्राम है। ये कब होगा कब नहीं होगा, ये अपनी ब्याज पूरी देगा। आज बैंकों में तो ब्याज नहीं है, बैंकों में तो 6% का ब्याज है। अब जब मर्जी कैलकुलेट कर लेना, सोना अपना 8 से लेकर 10% का ब्याज आपको देगा ही देगा। उसमें अगर आपने 1 साल इंतजार और कर ली तो आपको पूरा ब्याज मिलेगा। आप हर 5 साल को देखो, हर 5 साल के बाद देखो इसकी पोजीशन क्या है। सोना हमेशा ही जब भी लोगे आप कमाओगे, सोना जब भी लोगे कमाओगे आप। इसलिए सोने में तो इन्वेस्ट करना या जेवरात में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी अच्छी चीज है। सोना एक ऐसी चीज है आपके दुख सुख के भी काम आता है, जब मर्जी कैश कर लो। और ये सोना तो हमेशा ही बढ़ेगा, हमेशा ही बढ़ेगा। आप 50,000 में लेंगे तब भी बढ़ेगा, आप 60,000 में तब भी बढ़ेगा। सोना ही एक वर्ल्ड में चीज है जिसको कैश करने के लिए 1 मिनट लगता है। सोना ही एक ऐसी चीज है जो आपकी सिक्योरिटी है, इसलिए सोना लेना ही चाहिए। सोने का भाव कम होगा ही नहीं कभी भी। अगर सोना 46 का 45 हो जाता है, घबराने की बात नहीं, ये फिर 50 हो। इन्वेस्टमेंट के लिए इसके ऊपर कोई चीज नहीं है आज। थैंक यू सिकरी साहब। अब मैं सिंघल साहब के पास आ रहा हूँ। सिंघल साहब, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो नारा दिया था, बी वोकल फॉर लोकल, सुनील जी ने भी अभी बोला। और एक बात आ रही है कि हम अगर यूएस को देखें, चाइना को देखें, जापान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, जिनसे हमारा डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का, तो क्या आपको क्या लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए एक आत्मनिर्भर बनने के लिए इस उद्योग के परिप्रेक्ष्य से? क्या सुझाव है आपके सिंघल साहब? देखिए, आज जैसे आपने बताया चाइना है, चाइना सिल्वर की बहुत बड़ी मंडी बन चुका है। हमारे देश में चाइना की बनी हुई छोटी छोटी गृहणियों की चीजें होती हैं, जैसे चुटकी है, पजेब है, और 50 तरह के आइटम बिकते हैं जो कि चाइना से आते हैं।
जबकि हमारे हिंदुस्तान में एक से एक कुशल कारीगर हैं जो सोने में भी, हीरे में भी और चांदी में भी अपनी एक वजूद रखते हैं। लेकिन कारण क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्री को ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा, जैसा अभी कैलाश जी ने बताया था कि सिंगल विंडो सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर किसी को चांदी की फैक्ट्री लगानी है तो उसको 25 जगह से लाइसेंस लेना होगा, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है। वहां पर एक जगह अपना एक खिड़की से आप टिकट लीजिए और सारे डिपार्टमेंट उससे सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे आप ज्वेलर हैं, मैं ज्वेलर की भाषा में आपको मिसाल देके बताऊंगा कि आज मैं एक ज्वेलर हूँ, मेरा रिंग काउंटर अलग है, टॉप काउंटर अलग है, झुमकी काउंटर अलग है, सेट काउंटर अलग है, कड़ी चूड़ी काउंटर अलग है, और कस्टमर को सारी चीजें वो लेनी है। तो मैं पहले उसको रिंग काउंटर पे उठाता हूँ, फिर उसको वहां से दूसरी जगह टॉप काउंटर पे बैठाता हूँ, तीसरी जगह सेट काउंटर पे, चौथी जगह उसको मैं घुमाता रहता हूँ। वो कस्टमर बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो कहेगा भाई साहब मुझे आपके यहाँ से माल नहीं चाहिए। अगर मैं उसी ग्राहक को अपने एक ही काउंटर पे सब चीजें मैं दिखाऊंगा और सारी चीजें पसंद कराऊंगा और उसको बिल्कुल चाय ठंडा पिलाने के साथ साथ कंफर्ट जोन दूंगा, तो मेरे ख्याल में वो ज्वेलरी मेरे से ज्यादा भी खरीदेगा और इरिटेट नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत है। एक ही जगह सारे लाइसेंस मिले तो इंडियन भी जो इंडस्ट्री है वो भी और बाहर की इंडस्ट्री है वो भी बहुत कंफर्ट जोन में रहेगी। तो मेरा सुझाव ये है कि सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो कि भाई एमसीडी के पास गए तो दिल्ली जल बोर्ड कुछ बोलता है, दिल्ली जल बोर्ड के पास गए तो कोई और डिपार्टमेंट दूसरी बात बोलता है, सब अपनी फाइल खोल के बैठ जाते हैं, सबका पिटारा खुला हुआ है, सबको चढ़ाइए और सबके पास से परमिशन ले आइए। कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड ने एनओसी नहीं दी तो कभी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी, तो कभी 25 डिपार्टमेंट है। सिंगल विंडो सिस्टम जो हमारी मोदी सरकार सोच रही है, जैसे हमने पहले सुझाव भी दिए थे, तो उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोविड आ गया, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा जो मैंने बताया था कि भाई ये जो अभी जो व्यापार बढ़ाने की बातचीत, मैं सुनील मैसून जी से बहुत प्रभावित हूँ और मेरे अंदर भी जोश आ गया है। मैं भी अभी तक 2 महीने में बहुत डरा हुआ था, लेकिन सुनील जी हमारे मतलब बहुत ही हमको भी स्पीकरों को भी मोटिवेशन दिया है। तो मैं एक चीज जरूर चाहूंगा कि हमारा व्यापार कैसे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे अभी बताया कि 80,000 रुपए सोना सीकरी साहब ने बताया, बिल्कुल हो सकता है, 1 लाख रुपए भी हो सकता है, क्योंकि ये जस्ट लाइक करेंसी है। तो इसमें हमको सभी ज्वेलरों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्राहक इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोने में पैसे लगाता है उसको हमको ये समझाना चाहिए कि उसको सोलिड ज्वेलरी ले जाइए, भाभी जी भी खुश रहेंगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। आपको जब चाहिए लेबर काट के आपको पूरा पैसा मिलेगा। यदि 92% 22 कैरेट का सोना हम बेचेंगे तो उसको हम बताएंगे रुपए के 92 रुपए आपको जब मर्जी मिल जाएंगे। तो वो बुलियन में ना इन्वेस्ट करके ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेगा तो भी हमारा जो कोविड का डेफिशिएट है वो भर जाएगा और हमारा उससे व्यापार कुछ ना कुछ संभलेगा। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फॉर मिस्टर मित्तल। मित्तल साहब आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? जी। डिजिटल पेमेंट पे आपने बात किया था, एक क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट संभव ही नहीं है क्योंकि वहां इंटरनेट है ही नहीं। तो इस मुद्दे का क्या हल है आपके हिसाब से? आपको लग रहा है? जी बिल्कुल सही आपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में बहुत बड़ी समस्या है डिजिटल पेमेंट, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों के आते हैं उनके पास भी जिम्मे कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उनका टिकट कार्ड आपकी आवाज एकदम नहीं हो रहे हैं। ऑडियो चेक करवाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर ठीक से। इस क्वेश्चन को आप सिंघल साहब आप आंसर करेंगे? जी जी बिल्कुल ठीक है। जो क्वेश्चन आया है जी, कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ वाईफाई इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अभी देखिए कैलाश जी भी जयपुर जैसे बड़े शहर में बैठ के और इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये चाइना में है, आज चाइना की हम इरस करते हैं तो चाइना में वहां पर मूवी डाउनलोड कर लीजिए, इतनी स्पीड होती है। तो ये सरकार को देखने की जरूरत है कि डिजिटल होने के लिए हमारे को इंटरनेट की सुविधा दे। और जो मोबाइल नेटवर्क है, आज हमारे कूचा मायनी में गली कूच में कहीं भी नेटवर्क नहीं आते हैं, बूस्टर के द्वारा काम चलता है। तो ये सरकार के हैंड पे है। अगर वो सुविधा मिलेगी तो गांव में भी डिजिटल लेन देन का काम चलेगा, क्योंकि हर आदमी मोबाइल रखता है और मोबाइल रखने के लिए उसको सारे वो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जो डिजिटल के लिए देने पड़ते हैं।
थैंक यू सिंघल साहब। इसी के साथ मैं Q&A सेशन खत्म करता हूं। अब मैं एक 2 मिनट आप लोगों से लूंगा। अगर कोई 3 संदेश आपको इंडस्ट्री को देने हैं तो क्या होंगे? सिंघल साहब, आप ही से शुरू करता हूं। उद्योग के लिए 3 संदेश। जी जी जी, पहला तो मेरा संदेश ये रहेगा कि आप लोग 100 रुपए कमाने के चक्कर में ना पड़े। 30 रुपए सरकार को टैक्स दें और 70 रुपए अपने घर लेके जाएं, जो बिल्कुल सुकून के साथ रात को नींद आएगी अच्छे से और कोई भी बीमारी से पीड़ित हम नहीं होंगे। दूसरा, मैं चाहूंगा कि जो मैंने अभी पॉइंट बताया था कि बुलियन की इन्वेस्टर को डिस्करेज करिए ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए और बुलियन, क्योंकि अगर हमारी ज्वेलरी जाएगी तो हमारे जो स्वर्णकार भाई हैं, कारीगर भाई हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा और हमारे ज्वेलरों को भी रोजगार इससे मिलेगा। तीसरा, जो कोविड के अंदर हमको इस तरह की प्रैक्टिस कर, बाजार अगर सरकार खोलती है तो हमको बाजार में पूरा दिन नहीं जाना चाहिए। हमको अपने कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट से बुलाना चाहिए, ऑनलाइन उसको माल पसंद कराने के लिए तरफ धकेलना चाहिए, क्योंकि अब ये 1.5 डेढ़ साल चलने वाला है। तो हमको बहुत ही कम से कम मतलब आदमी से मैन टू मैन जो है ना, मतलब वो करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। जितना काम हो सके ऑनलाइन करना चाहिए। वेब कैमरे के द्वारा माल छटवा देना चाहिए, उसको वजन बढ़ा के, डिजाइन दिखा के, जैसा हम लोग अभी करते आ रहे हैं। तो हमको मतलब मैन टू मैन कम से कम अट्रैक्ट करना चाहिए जहां पर की मजबूरी हो। ये 3 पॉइंट मेरे हैं जो हमारे इंडस्ट्री के शायद काम। धन्यवाद सिंघल साहब। प्रदीप जी, आपके क्या? देखिए, मेरा सबसे पहला सुझाव तो ये रहेगा कि चूंकि मैंने जिस पॉइंट पे बोला था कस्टम ड्यूटी को, और आज की तारीख में आरटीजीएस से और मार्केट में डिफरेंसेस ज्यादा हैं, तो हमारे कुछ भाई उस प्रभाव में आ जाता है कि रहेगी। तो वो नहीं, 100% ये सोच लीजिए कि हमें मुफ्त में काम करना है और सुखी रहना है। पहला मेरा ये है। दूसरा ये है कि कोविड-19 में जैसे कि कारीगर बाहर चले गए हैं, तो हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं होना है कि हमारे पास कारीगरों की कमी है। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये चीज गौर की है। लखनऊ में मैंने भी कलकत्ता के बुक गए, लेकिन सीनियर हेड कारीगर कोई भी गया है, वो सारे यही के हैं। वो आपकी व्यवस्था पूरी करेंगे और आप उनको आपको काम मिलेगा और उनको रोजगार मिलेगा। तीसरा मेरा विचार है कि कोविड-19 को देखते हुए हमें अपने हुए ग्राहकों का पूरा सम्मान करना चाहिए। अगर कोई कुछ 19-20 बोलता भी है तो उन्हें प्यार से समझाकर हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि लखनऊ में मैंने एक दो व्यक्तियों से बात करके महसूस किया कि जैसे एक देखने देंगे, तो उस दुकानदार ने उसको मना कर दिया। उसको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा कि देखिए, इसमें हम आपके भले ही खेल रहे हैं, आप इसको थर्मामीटर लगाइए, अंदर आइए, आराम से हाथ धोइए। अब इसने ये हुआ कि उनका जो है उसने कहा सैनिटाइजर नहीं लगा, इसमें अल्कोहल है, शराब, अब शराब से धोएंगे। इस तरह कस्टमर को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूचर में कस्टमर भी ना। थैंक यू दीप जी। कैलाश जी, आप किन महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहला बिंदु ये है कि जो कस्टमर हमारे यहाँ आता है उसको मास्क उतारना एक बार जरूरी है। मोबाइल नंबर डिटेल्स होनी चाहिए, इससे हमें पता है कौन सा कस्टमर से क्या है। कभी उसकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो डाटा हमारे पास रहेगा, तो सरकार को इंक्वायरी कर सकते हैं।
इस समय कोविड के संदर्भ में पता नहीं चलता, कहीं भी कस्टमर को कोविड मरीज भी आ जाए तो डाटा उसमें करेगा। तीसरा, व्यापार के लिए आपको घबराने होती है। ये साल जरूर मंदी का बाजार है, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी दिवाली थैंक यू कैलाश जी। अब मैं आनंद जी के पास आऊंगा। आनंद जी, आपके क्या विचार है? मेरा विचार तो सभी मेरे भाइयों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मेरा एक ही विचार है कि सरकार ने जब 2 लाख रुपए की कैश पेमेंट की थी, तब 100 ग्राम सोना आता था 10 तोले, और कैश पेमेंट कर सकते 2 लाख की। मैं हमेशा कहता आया हूं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए जैसा इंडिया है वैसा करना पड़ता है। 100 ग्राम सोना लेने के लिए अब कोई भी आदमी सारी जिंदगी में पैसे जोड़ के रखता है, वो बाजार में आता है, हम उसे कहते हैं 2 लाख रुपए कैश पेमेंट, उसका तो खाता जनधन में है या कुछ है। सरकार 10 लाख रुपए कैश पेमेंट के ऊपर हमारे को सुविधा देनी चाहिए इस धंधे को बढ़ाने के लिए। उसमें भी 100 ग्राम ही आता है। आज से 4 साल पहले भी 100 ग्राम आता था, आज से 10 साल पहले भी 100 ग्राम आता था, और आज भी 100 ग्राम आता है। सरकार को 2 लाख से जो कैश पेमेंट की है, वो 5 लाख रुपए कैश रिसीविंग की ज्वेलर्स को ज्वेलरी के लिए देनी चाहिए। ये जरूरी बात है, और इसमें कस्टमर का भी बहुत फायदा और दुकानदार का ये फायदा होगा। सरकार को फायदा ये होगा, उनका पूरा टैक्स आएगा, पूरी जीएसटी आएगी, उनको पूरी इनको इंफॉर्मेशन आएगी। पर सरकार को टैक्स से मतलब है, और लोगों की असुविधा है इस बात में बहुत ज्यादा। जैसे ये लोग कारपोरेट वाले 2-2 लाख के क्या कितने बिल करते हैं, एक सीधा क्यों नहीं करते? 5 लाख का एक बिल दे सकते हैं कैश। मेरी आपके माध्यम से यही सरकार से प्रार्थना है, इसको 5 लाख रुपए करें, तभी से धंधा और थोड़ा सा बढ़ जाए। धन्यवाद आनंद जी। फाइनली मैं आ रहा हूँ सुनील जी आपके पास। जी भाई साहब। सुनील जी। हाँ जी, हेलो, यस। हाँ, फाइनली आपके पास, आप क्या संवाद देना चाहेंगे? भाई साहब, आपने जो 3 चेंजेस रिक्वायर्ड करे हैं आपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में जी, तो अब कोविड के बाद पोस्ट कोविड की रिक्वायरमेंट है। वो सबसे पहला वर्ड जो मैं बोलूंगा, बी सेफ, सर्व सेफ। अगर आप खुद सेफ हैं और एक सर्विस सेफ दे रहे हैं, आपके काम में कमी नहीं आने की। दूसरा, वर्क लेस, वर्क परफेक्ट। जैसे अभी सिंघल साहब ने कहा, बिल्कुल परफेक्ट वर्क करो, उतना काम करो, थोड़े टाइम का काम करो, लेकिन मुनाफे का काम करो। तीसरा, जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी एक हमारे साथी ने भी इसमें चैट में डाला है कि उनके यहाँ उधारी है। तीसरा पॉइंट मेरा इस समाज को है कि डील कैश, नो क्रेडिट। नगद का काम करेंगे भैया, उधार का कोई नहीं है। बाजार में भूखमरी फैली हुई, तुम्हारे से उधार लेगा, दूसरे को जाके कम में बेच देगा, तुम काटते रहो चक्कर। और होलसेलर्स को भी ये देखना है कि कौन से व्यापारी की क्या पोजीशन है, किसकी बैंक में देनदारी है। वो आपसे माल लिया, पका के बैंक की देनदारी निपटा दी। तो कैश में काम करना है। ये 3 पॉइंट्स तो मेरे मेजर हैं। एक एडवाइजेस है स्पेशली हमारे कूचा महाजनी में भी एंटर करने वाले साथियों को, क्योंकि वो एक कंजेस्टेड प्लेस है, और अन्य बाजारों में भी कोशिश करें कि अपने ग्राहक को या कूचा महाजनी में एंटर होने वाले को आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कराएं, कि ताकि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका लाइन, उसका लिंक, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मिल जाए एटलीस्ट। और जो जो लोग उससे कनेक्ट में आए हैं उनके पास एक मैसेज आ जाए कि आपके कनेक्ट वाला एक आदमी ऐसा हो गया। एक मेरी इंडस्ट्री के सभी लोग जितने दिग्गज यहाँ पे हैं, वो कोई ना कोई शहर में मीडिया में कोई मीडिया वाले का फोन आता है, स्टेटमेंट्स देते होंगे। ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अरे सोने का भाव तो 60,000 रुपया होने वाला है, सोने का भाव 80,000 रुपया होने वाला है। जैसे अभी सीकरी साहब ने बोला, अरे भैया, ग्राहक आके पूछे भैया सोना घटेगा कि बढ़ेगा। मेरे से अभी कोई पूछ रहा था यहाँ पर चैट में कि सोने के रेट को क्या है। अरे भैया, सोने का भाव 1 लाख रुपया हो जाएगा, ले ले, हमारा काम बेचना है भाई।
हमें माल को काटना है, ग्राहक को माल बेचना है। अपनी सोच मत लगाओ कि हम ग्राहक को एडवाइस करें भैया अभी मत ले, सोने का भाव सस्ता होने वाला है। क्यों बोलेंगे? तो पॉजिटिव चलो, आगे बढ़ो। अभी सिंघल साहब बात कर रहे थे कि उनको मेरे से ये मोटिवेशन मिला है। मैं उनको एक मोटिवेशन और देता हूं। सिंघल साहब, मेरे पास चैनें खत्म हो गई है, मुझे ऑर्डर करनी है, जल्दी दुकान खोलो भाई। तो ये देखो कैसे मोटिवेशन हो गया। मतलब तो ऐसे एक दूसरे साथी को हमें साथ देना है, आगे बढ़ाना है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक और बात अभी बात कर रहे थे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हमारे पे हावी हो रहा है। हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत आगे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है हमसे आगे निकलने के लिए। हाँ, हम लोग उस कछुए की तरह शांत बैठे हैं तो खरगोश को भागने दे रहे हैं, वो बात अलग हो गई। या वो खरगोश सो गया है, हम खरगोश हैं भाई, तेज भाग सकते हैं लेकिन सो रहे हैं। जागो, आगे बढ़ो। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ग्राहक ने जब माल वापस देने के लिए आना है, उसने अपनी दुकान पर आना है, वो आपके चेहरे को पहचान करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई चेहरा नहीं है। आज गीतांजलि भाग गया, कितना नाम था। ऐसे माइंड कस्टमर के दिमाग में है कि मैंने अगर ब्रांड से लिया है, कल मुझे वापस करने जाना पड़ेगा तो अपने लोकल ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा। जो विश्वास हमारे पूर्वजों ने हमारे काम में जमाया है, वो ब्रांड नहीं जमा पाए। ब्रांड एस्टैब्लिश हो रहे हैं हमारी गलती की वजह से। हम लोग क्यों हॉलमार्किंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्यों कोटा बेच देते हैं, हम लोग उसको क्यों अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे। ग्राहक टाका लगाने आया तो पैसे मत लो ना भाई, क्यों लेने हैं पैसे टाका लगाने के? तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो कोई हमारा काम मरने वाला नहीं है। हमारा काम, जब तक हिंदुस्तान में भारत की मातृशक्ति जिंदा है, हमारा ज्वेलरी का काम फेल नहीं हो सकता। गारंटी है इस बात की। उठो, जागो, आगे काम करने के लिए आगे बढ़ो साथियों। आपका व्यापार, आपका प्रॉफिट आपका इंतजार कर रहा है। आप कितनी आगे बढ़ते हो ये देखो। बहुत धन्यवाद सुनील जी। अपने निश्चित समय से 16 मिनट आगे चल चुके हैं। झा साहब 1 सेकंड और लूंगा मैं एक बात और कहना चाहता हूं हमारे सभी लिसनर्स को जो हमारे साथ इस टाइम कनेक्ट हैं, कि कोशिश करें हर शहर में यूनियन बना के भाव एक निकालें। होता क्या है, किसी दुकान में 22 कैरेट का आज का रेट 43,000 मिलता है, किसी दुकान में 44,000 मिलता है, किसी में 46 मिलता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ही भाव होता है। कि कोशिश करें कि हर शहर में एक संगठित यूनियन बनाए, जैसे लखनऊ में है, अभी दिल्ली में बनी है। दिल्ली में सराउंडिंग एनसीआर को लेकर रिटेल सेक्टर के लिए निकाला गया है। किसी भी दुकान पे ग्राहक चला जाए उसको वही भाव मिलेगा। वो बात दूसरी कि आपकी पर्सनल टर्म्स होने के कारण उसने धीरे से बाद में कम कर दिया, लेकिन भाव उसको एक मिलेगा, एक रूपता मिलेगी। तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर को जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है कभी हावी नहीं होने देंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सारे स्पीकर को। इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी पोर्टफोलियो की तरफ से आप लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। समस्याएं, जो मुद्दा हमने उठाया, बहुत ही गंभीर और बहुत ही विस्तृत मुद्दा है। हम कोशिश करेंगे दूसरे वेबिनार के माध्यम से इन मुद्दा पे कुछ और प्रकाश डालें और कुछ और नए समाधान लेकर के आए। एक फिर से धन्यवाद सर। Thank you so much, Murari, and thank you all the panelists. सर, आपने जैसे बोला मार्केटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बस क्लोजिंग के अंदर और आजकल हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। उसी को आगे लेते हुए हमने एट इन्फॉर्मा मार्केट्स एक इनिशिएटिव लिया है स्पेशली फॉर द ज्वेलरी सेक्टर। तो हम एक सर्टिफाइड कोर्स विद सर्टिफाइड ट्रेनर 18 और 20 जून को हम करवा रहे हैं। तो लाइक इस ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस मैसेज that please our teams have already circulated the information, so please register, please that would benefit in your respective businesses how to use digital marketing to promote your businesses. हम सब लोग WhatsApp, Instagram पर हम उन tools को कैसे use करें, so that's what we are trying to convey through this particular medium.
So बहुत that's what I wanted to say. बहुत बहुत धन्यवाद। सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं जनता ज्वेलरी डिवीजन इन्फॉर्मा मार्केट्स के, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भागीदारी लें, पार्टिसिपेट करें, सर्टिफिकेट लें। और सबसे बड़ी बात, जो एक क्वेश्चन आया था कि कैसे अपने व्यापार को प्रमोट करें इस समय में, इस सिचुएशन में, तो वो बहुत बड़ी एक मेरे हिसाब से लाभ होगा वहां से। इसी के साथ आज का सेशन संपन्न करते हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शैल आई लीव नाउ? या सर। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।